नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फेडिमा के बारे में, यानी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त द्रव जमा होने लगता है, जिससे कि सूजन आने लगती है। लसिका प्रणाली शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे हम लसिका यानी कि लिम्फ कहते हैं, और यह द्रव लसिका प्रणाली में संचारित होता है। लसिका प्रणाली में किसी प्रकार की रुकावट होने के कारण ही लिम्फेडिमा होता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आमतौर पर एक टांग या बाह को प्रभावित करता है, जबकि कुछ मामलों में इससे दोनों टांगें व बाह प्रभावित हो सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में सिर, जननांग और छाती में भी सूजन देखी जा सकती है। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, इसकी बात करें तो इसे आमतौर पर कंजेनिटल लिम्फेडिमा कहते हैं और यह शिशु को जन्म से ही होता है या फिर प्यूबर्टी के कुछ ही समय बाद यह विकसित हो जाता है। और इस लिम्फेडिमा का यह प्रकार दुर्लभ होता है, यह 6000 लोगों में से सिर्फ एक को होता है। सेकेंडरी की बात करें तो यह प्रकार आमतौर पर किसी अन्य स्थिति के कारण होता है और इसमें आमतौर पर इन्फेक्शन, चोट लगना और कैंसर वगैरह शामिल है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लिम्फेडिमा के लक्षण मुख्य रूप से रोग के प्रकार और उसके अंदरूनी कारणों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जो कि मुख्य रूप से टांग व बाह को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पूरी टांग या किसी हिस्से में सूजन होना, बाह के पूरे हिस्से या कुछ ही भाग में सूजन हो जाना, प्रभावित हिस्से को अधिक हिला डुला न पाना, प्रभावित अंग में दर्द रहना, बार बार इन्फेक्शन होना, त्वचा सख्त व मोटी हो जाना जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। लिम्फेडिमा से होने वाली सूजन आमतौर पर गंभीर नहीं होती है और ऐसे में इससे होने वाले बदलाव दिखाई भी नहीं देते हैं, जबकि कुछ मामलों में इससे स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को गंभीर दर्द होने के साथ साथ वह प्रभावित हिस्से को हिला भी नहीं पाते हैं। कैंसर के इलाज की प्रक्रिया के कारण होने वाला लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लक्षण आमतौर पर कई सालों बाद धीरे धीरे विकसित होते हैं। अगर हम बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको बाह या टांग में कहीं सूजन दिखाई दे रही है तो आपको डॉक्टर से यह समस्या दिखा लेनी चाहिए, और यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है और 1 या 2 दिन के भीतर ठीक नहीं हुआ है तो भी डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। और यदि आपको इस पहले ही लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की पुष्टि हो चुकी है तो प्रभावित हिस्से में कोई भी असामान्य बदलाव होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह स्थिति के गंभीर होने का संकेत हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि लिम्फेडिमा क्यों होता है। तो प्राइमरी लिम्फेडिमा आमतौर पर लसिका प्रणाली से जुड़े गुणसूत्रों में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होने के कारण होता है। ये असाधारण गुणसूत्र लसिका प्रणाली के विकसित होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। परिणाम स्वरूप लसिका प्रणाली के अंदरूनी हिस्से जो है वो ठीक से बन नहीं पाते और प्रणाली के अंदर मौजूद द्रव ठीक से बह न पाने के कारण एक जगह पर ही जमा होने लगता है। सेकेंडरी लिम्फेडिमा के कई अंदरूनी कारणों से हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कैंसर सर्जरी। तो कैंसर भी शरीर की लसिका प्रणाली के माध्यम से फैल जाता है और कभी कभी सर्जरी करने वाले डॉक्टर कैंसर को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्से से लिम्फ नोड को ही निकाल देते हैं। लिम्फ नोड को निकाल देने के कारण भी लसिका प्रणाली प्रभावित हो जाती है और लिम्फेडिमा विकसित हो जाता है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। तो कैंसरग्रस्त ऊतकों को नष्ट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है और ऐसे में कई बार आसपास के प्रभावित ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जिनमें लसिका प्रणाली भी शामिल है, और यह स्थिति भी लिम्फेडिमा का कारण बन सकती है। इन्फेक्शन की बात करें तो कोशिकाओं में होने वाले कुछ गंभीर इन्फेक्शन भी लसिका प्रणाली के आसपास के ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और ऐसी स्थिति में प्रभावित हिस्सों में स्कार ऊतक बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप लिम्फेडिमा हो सकता है। कुछ प्रकार के परजीवी इन्फेक्शन भी लिम्फेडिमा का कारण बन सकते हैं। अगर हम इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की बात करें तो सूजन व लालिमा से संबंधित रोग भी हैं जो लिम्फेडिमा का कारण बनते हैं। लिम्फ नोड के आसपास गंभीर सूजन आने से लसिका प्रणाली स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और लिम्फेडिमा में विकसित हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक्जिमा इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के मुख्य प्रकार हैं। अगर हम हृदय संबंधी रोग की बात करें तो ये हृदय की सामान्य संचारण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले रोग हैं। हार्ट रोगों में शरीर को सामान्य रूप से रक्त नहीं मिल पाता है, जिससे कि प्रभावित हिस्सों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, विनस लेग अल्सर और वेरिकोज वेन्स जैसे रोग होने लगते हैं और इन रोगों के परिणाम स्वरूप लिम्फेडिमा भी विकसित हो सकता है। अगर हम बात करें चोट लगने की, तो बहुत ही दुर्लभ मामलों में चोट लगने या जलने वगैरह के कारण त्वचा में होने वाली क्षति के कारण भी स्कार ऊतक बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दोस्तों, बात करें अगर हम इसके इलाज की, तो अभी तक ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है जिसकी मदद से लिम्फेडिमा को जड़ से खत्म किया जा सके। हालांकि ऐसे इलाज उपलब्ध हैं जिनकी मदद से सूजन, दर्द व इससे जुड़े अन्य लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर हल्के दबाव के साथ पट्टी बांधते हैं और जिस प्रक्रिया को कॉम्प्रेशन ट्रीटमेंट कहते हैं।
तो कॉम्प्रेशन ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, जिसमें एक है न्यूमेटिक कॉम्प्रेशन डिवाइस। इसमें स्लीव एक विशेष पंप के साथ जुड़ी होती है और यह पंप उन स्लीव में दबाव के साथ हवा भरकर प्रभावित हिस्से के चारों तरफ हल्का दबाव पैदा करता है। और इन उपकरणों को डॉक्टर सिर्फ अस्पताल में या कई बार घर पर इस्तेमाल करने की सलाह भी दे सकते हैं। हालांकि डॉक्टर कुछ लोगों को यह उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं और इनमें मुख्य रूप से हार्ट रोग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और कुछ विशेष प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रस्त लोग शामिल हैं। व्यायाम की बात करें तो इस इलाज प्रक्रिया में डॉक्टर कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम करने की सलाह दे सकते हैं और ये व्यायाम प्रभावित अंग की मांसपेशियों को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे लसिका द्रव का बहाव फिर से सामान्य हो जाता है। अगर हम सर्जिकल प्रक्रियाओं की बात करें तो यदि इन इलाज प्रक्रिया से ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो डॉक्टर सर्जरी की मदद से भी एकत्रित हुए लसिका द्रव को निकाल सकते हैं। सर्जरी की मदद से प्रभावित ऊतकों को भी निकाल दिया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया से सिर्फ लक्षणों को कम किया जा सकता है, यह लिम्फेडिमा का स्थायी इलाज नहीं है। और अगर हम इन्फेक्शन के इलाज की बात करें तो यदि लसिका प्रणाली से जुड़े ऊतकों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर इन्फेक्शन के प्रकार का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स देते हैं और यदि फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दवाओं का कोर्स शुरू किया जाता है। इन्फेक्शन का इलाज करने वाली दवाएं खाने, लगाने और इंजेक्शन के रूप में भी आती है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया कोर्स पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा इन्फेक्शन फिर से विकसित होने लगता है। और इसके अलावा मरीज को महसूस हो रहे लक्षणों के अनुसार अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं, जिनमें मुख्य रूप से दर्द व सूजन को रोकने वाली दवाएं शामिल होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।